आउट कर रहा हूँ मैं। हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने देखा वाटर एसिड्स, ठीक है। एसिड्स के साथ हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसिड देखे, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड क्यों होते हैं। फिर हम लोगों ने एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हमारे पास कि एसिड आवर सावर इन टेस्ट, लिटमस पेपर रेड, ठीक है। फिनोल्फिथिलीन का देखा था, मिथाइल ऑरेंज का देखा था, मतलब इंडिकेटर्स के कलर्स देखे थे, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर कोरोसिव। फिर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी कि एसिड के रिएक्शन क्या होते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद अल्कली। फिर यही सारी चीजें हम लोगों ने बेसिस के लिए भी देखी थी। बेसिस में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो सॉल्युबल बेसिस होती है हमारे पास, उनका नाम होता है अल्कलीस। और अल्कलीस बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती हैं जैसे एसिड बिहेव करते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, ये उनका बिल्कुल अपोजिट होती है। एसिड अगर H पॉजिटिव आइन देता है तो अल्कलीस OH नेगेटिव आइन देती हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म वाटर। और इस रिएक्शन को हमने कहा था कि इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके। फिर हम लोगों ने आगे इसमें भी यही देखा था कि स्ट्रॉन्ग एल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक क्या होता है। और डेफिनेशन देखी थी कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, दैट fully ionizes or completely ionizes in aqueous solution, or that partially ionizes is a weak base. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना कि जब एसिड और बेस या एसिड और अल्कली जब रिएक्ट करते हैं, जैसे मेरे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, NaCl plus water. This reaction is known as neutralization reaction. ठीक है। अब इसकी ये वाली इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, क्योंकि जब HCl को हम पानी में डालते हैं तो HCl जो है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की टर्म्स के फॉर्म में बन जाता है। और अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला है तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन जाएगा, सही है। इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में मतलब सोडियम इज Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, क्योंकि ये भी एक्वस है ना, डिसॉल्व हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डिसॉल्व हुआ है, HCl भी डिसॉल्व हुआ है, लेकिन वाटर तो किसी चीज में डिसॉल्व नहीं हो रहा ना, वाटर तो खुद वाटर है H2O, तो वो तो ऐसे ही रहेगा H2O। तो हम लोग करते क्या है, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो सेम सेम आइंस है ना, जैसे कि Na पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे भी है, Na पॉजिटिव राइट साइड पे भी है, Cl नेगेटिव लेफ्ट साइड पे भी है इक्वेशन के, Cl नेगेटिव राइट साइड पे भी है। तो ऐसे आइंस को हम कहते हैं स्पेक्टेटर आइंस। स्पेक्टेटर आइंस मतलब जिनका रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं होता, में जिस रिएक्शन को हम स्टडी करना चाह रहे हैं उनको हम कहते हैं स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर मतलब होता है जो देख रहा हो, ये लोग सिर्फ देख रहे होते हैं, एज सच पार्ट प्ले नहीं कर रहे होते। और जो कॉमन नहीं होते, जैसे कि H पॉजिटिव रह गया लेफ्ट साइड पे और OH नेगेटिव रह गया, और राइट साइड पे क्या रह गया, वाटर। तो ये इस रिएक्शन की बन जाती है आयोनिक इक्वेशन। इसको हम कहते हैं आयनिक इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ आयंस दिखाए जाए लेफ्ट साइड पे, जिसे सुना है आयनिक इक्वेशन, ठीक है। और ये आयनिक इक्वेशन किस रिएक्शन की है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब एसिड और अल्कली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, एसिड प्लस अल्कली रिएक्ट करें और सॉल्ट एंड वाटर बनाए। स्पेक्टेटर ऐसे कि दे आर नॉट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब वाटर बन जाएगा NaCl। अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है ना वो अपनी सर ये आयनिक मैं फॉर्म ले में रहेंगे आफ्टर रिएक्शन।
क्या सर कह रहे हो? ये लोग पार्ट ले रहे हैं क्योंकि NaCl बन रहा है, और वो Na, और पहले HCl अलग था, NaOH और HCl अलग था, लेकिन NaCl फॉर्म तो हो रहा है बिल्कुल, ना। NaCl जो बन रहा है उससे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, जैसे थे वो वैसे ही हैं, बस एक दूसरे के साथ आके जुड़ गए इस बार। सही है, जैसे वो सोल्यूशन में थे ना, Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, NaCl बनने के बाद भी वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, बस एक दूसरे के साथ जुड़ गए आके, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मतलब होता है कहने का। गॉट इट? अच्छा जी, फिर हम लोगों ने बेसिस के बारे में, बेसिस के रिएक्शन देखे थे। ठीक है, देखो अल्कली और बेस का फर्क मत भूलना कभी भी, मैं हर बार इसको रिकॉल करा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये 5वीं क्लास है या 6ठी क्लास है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मुझे पूरा हफ्ता ही सही से नहीं याद, लेकिन अपना बेसिस और एल्कलीस का डिफरेंस नहीं भूलना, कि जो हमारे पास बेस होती है वो क्या होती है, जो एसिड के साथ रिएक्ट करे। सही है, और एल्कली क्या होती है, जो कि सॉल्युबल बेस हो। अब क्योंकि एल्कली जो है वो खुद बेस है, तो एल्कली भी तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी ना हर हाल में। सही है, बेस इज समथिंग दैट रिएक्ट विद एसिड, बेस सॉल्युबल है तो वो एल्कली है। ठीक है, तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो एल्कली भी करेगा, इसका डिफरेंस मत भूलना कभी भी। बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, बेस अगर सॉल्युबल है तो वो अल्कली है। ठीक है, अल्कली भी इज अ टाइप ऑफ अ बेस, तो वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना। अच्छा, फिर हम लोगों ने अगेन इसके रिएक्शन देखे थे। बेसिस का एक रिएक्शन तो वो एसिड वाला हो गया, जो हमने एसिड में पढ़ा कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस में हम बेस के रिएक्शन में कह सकते हैं बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, दूसरा रिएक्शन जो हम लोगों ने बेस का अलग से देखा था, वो क्या देखा था कि बेस रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, ये याद करना है, अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस ले लो या एल्कली ले लो, कुछ भी ले लो, इट रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट क्या होता है, अमोनियम है ना, तो इट इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड ले लिया जैसे मैंने, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट, वाटर, और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। सही है, इसके बारे में ये बात भी हुई थी कि जो फार्मर्स हैं वो जो यूज करते हैं इसको, अमोनियम सॉल्ट को, वो फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, और फार्मर्स जो है वो कोई क्लाइम भी यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि ये दोनों एक साथ क्यों नहीं डालते, क्योंकि अमोनियम फर्टिलाइजर में अमोनियम सॉल्ट होता है। ठीक है, और स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, फर्टिलाइजर में अमोनियम सॉल्ट है NH4Cl, और जो स्लेक लाइम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सवाल ये था कि फार्मर्स दोनों साथ क्यों नहीं यूज करते फर्टिलाइजर में। पहला सवाल तो ये है कि भाई ये दोनों यूज क्यों करते हैं। अमोनियम सॉल्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि जो क्रॉप्स हैं उनको नाइट्रोजन मिले। ठीक है, फर्टिलाइजर का मेन पार्ट है ये, फर्टिलाइजर में होता है ये। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि अल्कली है, वो इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे पास फील्ड्स होती हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स, वो एसिडिक हो जाती हैं, उनको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। अब एसिड कहाँ से आता है वहाँ पे, एसिड रेन से। तुम्हें पता है पॉल्यूशन होती है, पॉल्यूशन में जो एसिडिक गैसेस हवा में होती है, जब बारिश होती है तो वो पानी में जब डिजोल्व हो जाता है एसिड, तो वो सॉइल को एसिडिक कर देता है जब जमीन पर आके गिरता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, सवाल ये था कि ये दोनों फार्मर एक साथ क्यों नहीं यूज करते, तो ये दोनों अगर एक साथ यूज करेंगे तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, वो भी अल्कली है ना, तो अमोनियम सॉल्ट के साथ वो रिएक्ट करेगी, तो हमें सॉल्ट वाटर और अमोनिया गैस निकल जाएगी। अमोनिया गैस जब बनेगी तो वो निकल जाएगी, उड़ जाएगी, क्योंकि वो गैस है। हमें वो नहीं निकालनी है, क्योंकि जब अमोनिया गैस बन के निकलेगी तो वो अपने साथ नाइट्रोजन लेके जा रही है। हमने तो फर्टिलाइजर डाली इसलिए थी कि नाइट्रोजन दे प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स का प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ नाइट्रोजन में, ह्यूमन बॉडीज में भी। क्या बेस है, क्या बेस है, क्या कह रहे हो हसन, क्या बेस है, कहाँ फंसे हो?
कैल्शियम बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल बेस है ना, इट इज एन एल्कली। हाँ बेस है बिल्कुल ये, और ये सॉल्युबल होती है पानी में, इसलिए इसको एल्कली भी कहते हैं। सही है। अच्छा, फिर हम लोगों ने सॉल्ट देखा। देखो ये टॉपिक ना मुश्किल है, इसलिए मैं ना हर क्लास में पढ़ाने से पहले आगे रिकैप देता हूँ उसका कि हमने पहले क्या किया था। तो सॉल्ट्स, हम लोगों ने सॉल्ट्स की डेफिनेशन क्या देखी थी, वह ना मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन पार्शियली और कंप्लीटली फ्रॉम एन एसिड। मतलब अगर मेरे पास कोई मेटल है जैसे सोडियम है और मेरे पास एसिड है HCl, ठीक है, ये मेटल आई, ये मेटल आके इस एसिड में से, मेटल है, इस एसिड का हाइड्रोजन हटा के खुद लग जाए तो ये सॉल्ट बन जाता है। डेफिनेशन क्या बन जाएगी, व्हेन अ मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन कंप्लीटली और पार्शियली फ्रॉम एन एसिड। अब एक हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन सोडियम ने हटा दिया तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो गई। लेकिन कभी कभार अगर एसिड ऐसा हो जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो अक्सर जो है वो जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन हटा दे, एक भी हटा सकता है, दोनों भी हटा सकता है। सही है। तो एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो गई है, एक कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो गई है। सही है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है तो तब भी सॉल्ट बनेगा, कंप्लीट होगी तो भी बनेगा। डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन पार्शियली और कंप्लीटली फ्रॉम एन एसिड अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड। हसन कहाँ पे घूम रहे हो तुम? अमोनिया बना, नाइट्रोजन निकल गई। अमोनिया में नाइट्रोजन होती है ना, तो नाइट्रोजन एलिमेंट अमोनिया के साथ जा रहा है, कम हो जाएगा ना नाइट्रोजन। तुमने फर्टिलाइजर डाली इसलिए थी कि ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन मिले उसको। अरे भाई कहाँ घूम रहे हो हसन, कि तुम सॉल्ट्स पूछ रहे हो या वो पूछ रहे हो पीछे वाला? सॉल्ट्स में इक्वेशन बैलेंस कर लो। इक्वेशन बैलेंस कौन सी, पार्शियल की कह रहे हो कंप्लीट की कह रहे हो? दोनों की इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी। कंप्लीट की तो ये बनेगी ना, Na H2SO4 और Na2SO4 बना। सही है। अब आगे तुम्हारे पास, हमने तो सिर्फ सॉल्ट दिखा है ना, आगे अब प्रोडक्ट और क्या बन रहा है, जो हाइड्रोजन बन के निकला है वो कहाँ गया है, वो अगर हम आगे लिखेंगे प्रोडक्ट तो फिर इक्वेशन बैलेंस करोगे ना, इक्वेशन बैलेंस दोनों होंगी। एनीवेज आगे चलो, इसमें नहीं फंसो। हमारे पास फिर तक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। हम लोगों ने देखा था कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मैंने तुम लोगों को एक टेबल बनाया था। सॉल्युबल, हमने बात की थी कि जितने भी नाइट्रेट्स हैं, कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट है ना, वो सारे सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये टेबल तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है। नाइट्रेट्स के बारे में हमने बात की थी कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। किसी के पास बना हुआ है ये टेबल जो लास्ट क्लास में बना था? किसी ने स्नैपशॉट लिया था इसका? अरे बता दो, किसी ने लिया था तो भेज दो मुझे। जी सर, लिया था सर। लिया था तो भेज दो मुझे, व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं डाल दूं, वरना पूरा दोबारा बनाना पड़ेगा, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आगे यूज करना है ना हमने ये टेबल, इसलिए पूछ कह रहा हूँ।
अच्छा, ये सबके सामने है इस वक्त? ठीक है, हम लोगों ने बात की कि सॉल्ट कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। हम लोगों ने देखा कि सारे के सारे नाइट्रेट सॉल्ट जो होंगे वो सॉल्युबल होंगे, चाहे वो मैग्नीशियम नाइट्रेट हो, कैल्शियम नाइट्रेट हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। फिर अमोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं NH4 पॉजिटिव वाले, चाहे वो अमोनियम क्लोराइड हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, वो सारे के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी क्लोराइड सॉल्युबल होती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड। अच्छा, और मेजॉरिटी सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, ये चीजें ना आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मैं इसको ना ये घोल के नहीं पिला सकता, ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा हर हाल में। रुको यार, ये मैं डाल ही देता हूँ ना पिक्चर इसकी। जी बोलो। ठीक है, देखो ये टेबल याद करना है, इसके बाहर काम आगे नहीं बढ़ेगा हमारा। ठीक है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, पॉइंट नंबर 1। तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल का क्या मतलब है? कोई भी नाइट्रेट होगा ना, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट बना MgNO3 2, सोडियम नाइट्रेट बना, पोटेशियम नाइट्रेट बना। ठीक है, इवन अमोनियम भी एक कैटाइन है ना, तो अमोनियम नाइट्रेट भी बन सकता है। ये सबके सब सॉल्युबल होंगे। नाइट्रेट जिसके साथ भी लगा हुआ है ना, इट मीन सॉल्युबल सॉल्ट। और सॉल्युबल सॉल्ट का क्या मतलब है? जब इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया है तो वो गायब हो जाएगा, आयंस बना लेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं रहेगा, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। अमोनियम सॉल्ट क्या मतलब? अमोनियम एक कैटाइन है NH4 पॉजिटिव। अब मैंने अमोनियम सल्फेट अगर मैंने बनाया है तो NH4 2SO4 बनेगा, सॉल्युबल होगा। अमोनियम नाइट्रेट यहाँ भी बना हुआ है, ये देख लो, अमोनियम नाइट्रेट सॉल्युबल होगा। अमोनियम कार्बोनेट NH4, यहाँ पे 2 आएगा, CO3 सॉल्युबल होगा। अमोनियम फॉस्फेट NH4 3PO4 सॉल्युबल होगा। इसी तरह क्लोराइड्स। अच्छा, अब तुम कहोगे सारे के सारे क्लोराइड्स भी सॉल्युबल होंगे। देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, हाँ ये सॉल्युबल है, पानी में डाला डिसॉल्व हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बना लेगा। तुमने सोडियम क्लोराइड बोला, हाँ सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है। नमक तुमने देखा भी है पानी में डिसॉल्व होते हुए। ठीक है, मट्टी को पानी में डालो,
डिसॉल्व करो मट्टी वैसी रहेगी ना, नमक को पानी में डाल के डिसॉल्व करो गायब हो जाएगा, सॉल्युबल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड, हाँ सही है, सॉल्युबल सॉल्ट है। बेरियम क्लोराइड, हाँ सही है, BaCl2 बनता है, बेरियम ग्रुप 2 का है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं होंगे, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, लेड क्लोराइड है, lead 2 क्लोराइड, और मर्करी क्लोराइड है। अब ये तो याद रखने पड़ेंगे ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कहते हैं कि हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को ये याद रखना है कि भाई ये इनसॉल्युबल है। सल्फेट्स, बहुत सारे सल्फेट सॉल्युबल है, जैसे अमोनियम सल्फेट यहाँ बना हुआ है, सॉल्युबल है। मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है, कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल है। ठीक है, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है, कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, बाकी सारे सॉल्युबल होते हैं। कार्बोनेट्स में हमारे पास सारे के सारे कार्बोनेट्स ना इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 कार्बोनेट्स। ग्रुप 1 कार्बोनेट्स में कौन कौन आ जाता है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट। अच्छा, और अमोनियम कार्बोनेट। अब अमोनियम कार्बोनेट, जैसे हमारी बात हुई थी ना कि अमोनियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, तो ये अमोनियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल होगा। अब कार्बोनेट के साथ अमोनियम आया तो वो उसको डिसॉल्व करा देगा। लेकिन अगर कोई और कार्बोनेट है, जैसे ग्रुप 2 का कार्बोनेट है, बेरियम कार्बोनेट, इनसॉल्युबल। सिल्वर कार्बोनेट, इनसॉल्युबल। सही है। अच्छा, तो ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, सिल्वर, अब हमारे पास जो ग्रुप 7 है ना, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ग्रुप 7 में क्लोरीन है, फ्लोरीन है। अच्छा, फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन है, वो उतना यूज नहीं होता। हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बड़ा यूज होता है। इनके जो आयंस बनते हैं, वो बनता है, फ्लोरीन का बनता है फ्लोराइड आइन, F-1, क्लोरीन का क्लोराइड आइन, Cl-1, ब्रोमीन का ब्रोमाइड आइन, Br-1, आयोडीन का आयोडाइड आइन। क्योंकि सारे एक ही ग्रुप के, 7 ग्रुप 7 के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -1 का चार्ज आ जाएगा। इनके अगर सिल्वर कैटाइन के साथ इनका जो सॉल्ट बनेगा ना, वो सारे के सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। सही है। अच्छा, सिल्वर फ्लोराइड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसके बारे में पढ़ेंगे ही नहीं। जो हमें याद रखने हैं ना, वो याद रखने हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। इनके बारे में दो बातें याद रखनी है। एक बात तो ये कि ये जो सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब डिसॉल्व नहीं होंगे पानी में, और अगर कोई चीज डिसॉल्व नहीं होती पानी में तो वो क्या बनाती है? प्रेसिपिटेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PPT भी लिखते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल है। एक बात तो इनके बारे में ये याद रखनी है। दूसरी बात, इनके जो प्रेसिपिटेट बनेंगे उनके कलर्स याद रखना है। अब जो सिल्वर होता है उसका कलर होता है व्हाइट, व्हाइट PPT बनाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो क्रीम PPT बनाता है, मतलब व्हाइट का ही मिलता जुलता होता है। ठीक है, ऑफ व्हाइट जैसे कह लो। और जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो येलो PPT बनाता है। इसी तरह इनके जो है ना, जैसे सिल्वर के साथ देखें तो लेड के साथ भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि लेड, लेड होता है PP2 पॉजिटिव। ठीक है, लेड का जो होता है वो 2, हमारे पास लेड जो है, हम 2 पॉजिटिव वाला लेड यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर, तो वो लेड 2 पॉजिटिव के लिए हमें सारा काम करना होगा। अब PB जो होता है, अच्छा अब लेड को अगर आपको मैं कहूँगी लेड ढूंढो किस ग्रुप में, तो लेड आपको मिलता है ग्रुप 4 में। अब मसला पता है क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि यार पीरियोडिक टेबल में लेड जो है वो ग्रुप 4 में है, तो वो तो नॉन मेटल हुआ, लेकिन लेड जो है हमारे पास मेटल होता है। तो थोड़ी सी चीज जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखनी है, थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया एक चीज का दे देता हूँ। देखो, ये हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है ना, लेड के बारे में सवाल लोग अक्सर ये उठाते हैं कि यार इसको एज अ मेटल ले रहे होते हैं हम, जैसे सिल्वर के साथ सिल्वर क्लोराइड तो समझ आ रहा है, लेड क्लोराइड जो बन रहा है, मतलब लेड जो है वो आप एज अ मेटल कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि लेड जो है वो ग्रुप 4 का है। ठीक है, ये रहा। अब ग्रुप 4 के तो कार्बन तो मेटल नहीं होता ना, नॉन मेटल होता है।
लेकिन सिलिकॉन जो होता है उसको हम ना मेटल कहते हैं ना नॉन मेटल कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटलॉइड। इसी तरह जर्मेनियम और सिलिकॉन और जर्मेनियम ही तो हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, जो कि एज अ मेटल भी बिहेव करता है, एज अ नॉन मेटल भी बिहेव करता है। और कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर टिन, ठीक है। जैसे इस हम क्या कहते हैं, ग्रुप 4 में नीचे जाते हैं ना, तो इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज आती जाती हैं। बहरहाल इतना डिटेल में तुम्हें नहीं याद रखना। तुम्हें अगर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन कभी आए कि लेड जो है वो ग्रुप 4 का है और उसको एज अ मेटल क्यों ट्रीट कर रहे हैं लोग, तो ये बात रिकॉल कर लेना कि ग्रुप 4 में डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मेटल में कन्वर्ट हो जाती है। रीजन वीजन मत पूछना अभी। अच्छा, लेड क्लोराइड जो है, मुर्तजा चले जाओ जाना चाह रहे हो तो। जिस तरह सिल्वर क्लोराइड बना, सिल्वर ब्रोमाइड बना, सिल्वर आयोडाइड बना, वैसी लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड और लेड आयोडाइड भी होता है। अब ये भी सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इनके भी प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। और इनके प्रेसिपिटेट के कलर्स भी यही वाले हैं जो कि इनके हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट है तो लेड क्लोराइड का भी व्हाइट ही है, सही है, ये भी व्हाइट पीपीटी है। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड का क्रीम है तो लेड ब्रोमाइड का भी क्रीम पीपीटी है। इनके जो मैंने फॉर्मूले बनाए ना, इनमें एक एरर है, वो सही कर दो बस। क्योंकि लेड, मैंने तुम्हें क्या कहा कि लेड 2 पॉजिटिव है, तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो, उसमें मैंने 2 नहीं लगाया है, वो लगा लो। सिल्वर लेड क्लोराइड जो बनेगा PbCl2 होगा ना, Pb2 पॉजिटिव होता है, Cl-1 है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbCl2। इसी तरह लेड ब्रोमाइड में भी, लेड आयोडाइड में भी। सही है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। अब हमें सॉल्ट बनाना है एक्सपेरिमेंटली, तो हम कैसे बनाएंगे? तो पहला सवाल तो ये था कौन सा सॉल्ट बनाना है। बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, तो हमने दो चीजों में इसको कैटेगराइज कर लिया। मैंने कहा यार एक काम सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए कर लेते हैं, ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए कर लेते हैं। कि अगर हमें सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सही है। इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना रिलेटिवली इजी है। इनसॉल्युबल सॉल्ट जब बनेगा, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेगा, पीपीटी बनेगा। और कोई भी चीज अगर अनडिजॉल्व होती है तो उसको हम सेपरेट इजिली कैसे कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन करके, ठीक है। अब सॉल्युबल सॉल्ट जो होता है ना, वो बन गया है, लेकिन उसको सेपरेट करना ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो हम लोगों ने बारी बारी दोनों देखने हैं। आज फिलहाल हम इनसॉल्युबल सॉल्ट देखते हैं कि इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनता है। देखो, हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट जब भी बनेगा तो हर हाल में प्रेसिपिटेशन होगी, इसलिए इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने को हम प्रेसिपिटेशन मेथड भी कहते हैं। सही है। अब ये बनता कैसे है कि अगर मेरे पास कोई दो सॉल्युबल सॉल्ट्स है ना, कोई दो सॉल्युबल सॉल्ट की एग्जांपल अगर लेनी है, अब तुम लोगों को टेबल की नीड पड़ेगी। अब अगर तुम लोग, मैं कहूँ कि दो सॉल्युबल सॉल्ट की एग्जांपल दो, तो तुम बोलोगे यार सारे के सारे नाइट्रेट्स जो है वो सॉल्युबल है। तो तुमने अपने आप से सवाल करो, अगर मैं पूछूं कि सिल्वर नाइट्रेट क्या सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सारे के सारे नाइट्रेट सॉल्युबल है। और मेजॉरिटी क्लोराइड सॉल्युबल है, तो तुमने बोला NaCl सॉल्युबल है, सिवाय इन क्लोराइड्स के, सिल्वर, लेड और मर्करी। तो तुमने बोला ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट है। ऐसी रैंडम मैंने दो एग्जांपल्स ले लिए हैं। तो हमारे पास एक सॉल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, NaCl, और एक सॉल्ट हो गया सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों के दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना।
मैंने दोनों के दोनों सॉल्युबल सॉल्ट लिए हैं। सोडियम क्लोराइड भी सॉल्युबल सॉल्ट है और सिल्वर नाइट्रेट भी सॉल्युबल सॉल्ट है। कैसे पता? टेबल में जो, अगर टेबल आपको याद है तो आप आइडिया लगा लोगे देख के। अच्छा, जब भी मैं दो सॉल्युबल सॉल्ट को बनाऊंगा ना, तो इन दोनों सॉल्युबल सॉल्ट को बना के, अब ये जनरलाइज नहीं है, मतलब कि दुनिया के कोई भी दो सॉल्युबल सॉल्ट तुम उठाओ, दोनों को मिलाओ तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो इन सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। वो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर प्रेसिपिटेट बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने बोला यार कोई भी दो सॉल्युबल सॉल्ट मिला दो, इनसॉल्युबल सॉल्ट ही बनेगा, नहीं, कोई भी नहीं, देखना पड़ेगा। अब मैंने सिल्वर क्यों लिया? मैं मैं एग्जाम्पल देते वक्त तो हमेशा मेरे मुंह से निकलता है मैग्नीशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट। लेकिन मैं जब एग्जाम अभी यहाँ पे लेके बैठा तो मैं अजीब सा ढूंढ के सिल्वर नाइट्रेट लेके आया, जो कि मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है कभी भी। मैं जानबूझ के लेके आया हूँ, मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जब ये दोनों सॉल्ट रिएक्ट करेंगे ना आपस में, तो होता क्या है देखो, ये सोडियम भी एक मेटल है, सिल्वर भी एक मेटल है। अच्छा, हम लोगों ने वैसे तो इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर पढ़ना है, मेटल्स भी पढ़ने हैं, लेकिन हम लोगों के पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की। अक्टूबर नवंबर वाले और रिएक्टिविटी सीरीज तो अब तक हर हाल में पढ़ी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? कुछ मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, कुछ नॉन रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये कल नसीमा के मंगेतर वाली, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन, ये याद है तुम दोनों को? ये लिख लो यहाँ से। इसको असल में हमारे टीचर ने तो हमें इसको ऐसे याद कराई थी, काफी पुरानी बात है, तुम जैसे भी याद कर लो, हमें ऐसे याद कराई थी कि इस वक्त कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर पप्पू हैदर जहेज में लाया कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम, ठीक है, दैट्स हाउ वी लर्नड इट। और हमें वो इसलिए आज तक याद भी है, ठीक है। अब तुम ऐसे याद कर लो तो गुड इनफ फॉर यू। क्लास में जब इसको बताई जाती है तो पहले तो 5 मिनट तक सब लोग हंसते हैं, उसके बाद 3-4 बार जब एक साथ पढ़ते हैं तो सबको याद हो जाती है क्लास क्लास में, उसके बाद कभी कोई नहीं भूलता। अच्छा जी, देखो इसमें जो ऊपर मेटल्स होते हैं ना वो मोर रिएक्टिव होते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। मतलब इस सीरीज में अगर मैं देखूं तो डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। कहने का क्या मतलब है कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सोडियम उससे कम है, कैल्शियम इन दोनों से कम है, लेकिन जिनके वो ऊपर है उनसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन पोटेशियम सोडियम से कम है। मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिविटी में चौथे नंबर पे आता है। मतलब पोटेशियम सोडियम कैल्शियम से वो कम रिएक्टिव है, लेकिन एल्यूमिनियम जिंक और इसके नीचे जितने भी उनसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सोडियम और सिल्वर में से ऊपर कौन सा है? सिल्वर है। सिल्वर यहाँ पर है, सोडियम नीचे है, तो इनमें से मोर रिएक्टिव कौन सा होगा? सोडियम होगा। तो हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है ना वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, हटा देता है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या करता है कि सोडियम यहाँ पे आएगा और सिल्वर को हटा देगा। जैसे अभी सॉल्ट्स बनाए थे ना, तो सॉल्ट्स बनाते वक्त हमने क्या देखा था कि मेटल जो है वो एसिड में से हाइड्रोजन को हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह ले ले और उसको हटा दे, ठीक है। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो रिएक्टिविटी सीरीज हमें सिर्फ ये बताती है कि इन सारे मेटल्स में से मोर रिएक्टिव कौन सा है। मतलब अगर मैं सोडियम और सिल्वर को इस केस में देख रहा हूँ, तो सोडियम और सिल्वर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये हमें बताती है रिएक्टिविटी सीरीज। आगे दोबारा पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे पढ़ानी नहीं थी, बस ऐसी रिकॉल, क्योंकि तुम लोग अक्टूबर नवंबर वालों में ट्राई करता हूँ कि जितनी सारी चीजें रिकॉल हो जाए हो जाए। तो सोडियम क्या होगा? सिल्वर को हटा देगा उसके कंपाउंड में से, और जब उसको हटाएगा तो उसकी जगह पे लगेगा, तो जाहिर है उसके साथ
जो भी था उसको अपने साथ लेके लगेगा, तो सोडियम सिल्वर को हटाएगा तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब सिल्वर और क्लोराइड फ्री है तो वो सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से सोडियम नाइट्रेट जो बना है ये भी एक सॉल्ट है, सिल्वर क्लोराइड जो बना है ये भी एक सॉल्ट है। इनमें से सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। और इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन सा है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट है। भूल जाओ तो फिलहाल टेबल यूज करो। मेजॉरिटी क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट बना। मेरा एम क्या था इस रिएक्शन में? मुझे इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना था, मैंने बना लिया। अभी ये इनसॉल्युबल सॉल्ट जो बनेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा, पीपीटी। सही है। तो ये मैंने करा क्या, मैंने एक बीकर में मुझे जो है वो Na